जिसमें This call is now being recorded. वो चॉकलेट मेरा बर्थडे ऐसे वही तो लोग जो मेरा बर्थडे हर दिन मनाते हैं। क्या देखो, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई गेस आपको याद होगा, मैंने आपको डिफाइन किया था कि सेंटर ऑफ मास इज दैट फिक्स्ड इमेजिनरी पॉइंट वेयर वी सपोज द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, पूरी बॉडी का मास उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, देखो इसके आगे अगर मैं चीजें ऐड करूं इसके डेफिनेशन में, तो आपको याद होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, force is equals to ma, which is a special case of Newton's second law. It is not the second law. Second law तो rate of change of momentum है। ठीक है, उसका एक स्पेशल केस कि if mass is constant तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है F is equals to ma। तो वहां पे जो A है ना, वो सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि P is equals to mv, linear momentum is equals to mass into velocity, तो वो जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की है। बस हमने पहले मेंशन नहीं किया क्योंकि सभी पार्टिकल उसी वेलोसिटी उसी एक्सेलरेशन से चलते हैं जिससे सेंटर ऑफ मास चलता है। ठीक है, अब हमें उसको डिफाइन करना पड़ा है। कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये है पुरानी बातें, यानी कल की बातें। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं इस तरह से। बोलो कोई, क्या लिखना है आगे? बोलो बोलो। x1 m है ना, देखो पोजीशन वेक्टर वाली फॉर्म में है, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास 3-4 मासेस हैं तो आप वो सारे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपसे एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स निकलवाए थे, याद आया? yes चलो, तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स आप एक बता दो, बाकी सारे तो वैसे ही कॉपी कर लोगे। अगर मैं आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या आएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास, अब बताओ कोई। m1 x2 plus m1 x1 m2 x2 है ना? m2 plus m2। वेरी नाइस। ठीक है, और क्या बातें हुई थी हमारी इसमें? एक मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 मासेस वाला सिस्टम है तब आप कैसे करोगे? किसी भी एक मास पर आप मान लो ओरिजिन, राइट, और दूसरे वाले मास को आप स्टडी कर लो, कुछ भी ले लो r,0। जैसे अगर यहाँ पे r मान लो मैं डिस्टेंस, तो आप निकाल सकते थे ना। मैंने बताया था m1 r2 और m1 प्लस m2 है ना। एक था m2r, एक सेकेंड, अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से। मतलब कि ये अगर m1 मास है, ये आपका m2 मास है, तो मुझे m1 से कहाँ पे ओरिजिन मिलने वाला, वो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला चीज यूज कर सकते थे। ठीक है, सिंपल था। यस मैम। ओके, आज थोड़ा सा पहले एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, चलो मुझे बताना आपको आता है कि नहीं ये वाला। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने कल कैसे डिराइव किया था m1 r1 equals to m2 r2? हाँ, वो आपने एक्सप्रेशन देखी ना, m1r ओवर m1 प्लस m2, और ऐसी आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन थी m2r वाली। जब आप इसमें r1 r2 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे। एक तरीका तो वो है, बाकी एक तरीका और है, उसको मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम, मैंने वो किया था बट लेकिन उसमें तो m1 r equals to आ रहा था और वो प्लस में जा रहा था। क्या आ रहा था? मैंने मल्टीप्लाई किया था तो m1 r2 प्लस m2 r2 equals to m1 r किया था। मल्टीप्लाई किया था कैसे? देखो ये तो पता है मैंने कैसे निकाला। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, दक्ष वांट्स टू जॉइन। ठीक है,
एक बात बताओ, एक्स सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? कि m1 x1 क्या है 0, m2 x2 क्या है r अपॉन m1 प्लस m2। गुड इवनिंग दक्ष, राइट? तो ये आ गया ना आपके पास m2r बाय m1 प्लस m2, ऐसे आया है। यस मैम। लेकिन ये आया है m1 वाले से। अगर आप m2 पे ओरिजिन मान लो तब आपसे कहानी आएगी इधर से, ठीक है, m2r वाली। ये कॉन्सेप्ट था। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही थी, आप वो बताना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कल से चला आ रहा है वही क्वेश्चन आज भी है, कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। अब सिस्टम कुछ ऐसे दिया है कि एक मास ये रहा, एक मास यहां है, एक मास ये रहा, और एक मास आपका यहाँ, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस भी ए है और ये वाला डिस्टेंस भी ए है, ठीक है? ठीक इसकी सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर भी एक मास रखा है, ए डिस्टेंस ऊपर। ऐसा समझ लो कि जो स्क्वायर वाला सिस्टम है वो आपकी टेबल पे रखा है, उस टेबल से ए डिस्टेंस ऊपर एक मास है, ठीक है? अब आपको बताना है कि इस वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? बताइए। मैम ये समझ नहीं आया कि ये जो लास्ट वाला एम मास है ये कैसे रखा हुआ है। देखो वो हमारी टेंशन नहीं है, उसको हमने टांग के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, कैसे भी रखा हुआ है। फिलहाल आपको ऐसा एक सिस्टम दे रखा है जिसमें 4 मास स्क्वायर पोजीशन में आपकी टेबल पर है और एक मास ऊपर है, ठीक ए डिस्टेंस ऊपर। आप चाहो तो इसे स्क्वायर पिरामिडल वाली एक बोल सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है? पिरामिड बनते हैं ना, स्क्वायर बेस वाला है ये। जैसा ऐसे आप इमेजिन करके चलोगे तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। आप बताओ। रखा क्यों है ए डिस्टेंस ऊपर। क्यों नहीं, ये तो आपको एक सिचुएशन दी है, एक सिस्टम दिया है। आप मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ बस, ठीक है? और तो कुछ अभी मतलब इशू नहीं है ना मेरा, रखा है ऐसे आपके प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 20:42, आप सॉल्व कर दीजिए इसे 20:45 तक। मैम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे ये जो ऊपर वाला मास है। से अभी आपका टाइम है, इस टाइम के बाद मैं बताऊंगी। थोड़ा सोचो कि बाकी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? मैम ये सेंटर में। हाँ बिल्कुल, बोलो सृष्टि। मैम आंसर बता दूं ना। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, 43 हो रहा है ना, 44 पे बताना। मैम मैं बताऊं। अभी रुक जाओ, 44 पे बताना ना, 44 पे। हमेशा जो मैं टाइम दिया करूँ उससे 1 मिनट पहले आंसर आप बता सकते हो, ताकि तब तक सबको एक फेयर चांस मिल जाए। अभी हो चुके हैं, सृष्टि आप बताओ, फिर तनिष्का आप बताना। मैम a/2 a/2। ओके, तनिष्का आपका मैम सेम सेम। a/2 ओके, ठीक है। और आपके रिएक्शन से आंसर गलत लग रहे हैं। अरे नहीं भाई, इट्स ओके, इट्स कूल। एक मिनट और है, आप लोग सॉल्व कर लो आराम से।
मैम हो गया टाइम। हाँ बेटा, एक सेकंड। ठीक है, देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट्स की तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़नी है ना? क्यों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े? अगर मुझे सिंपल ये वाली चीज फील होती है तो कितना सही है ना, कि नीचे जो प्लेन है स्क्वायर वाला, उसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई करेगा। यानी कि इस पॉइंट पे आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज द सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट फॉर दिस फोर मासेस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, 4m। ठीक इससे ऊपर आपके पास एक मास यहाँ पर है, विच इज m, और डिस्टेंस कितना है, a, है ना? आप सिंपल इसको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 4m को मैं 4m से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो अगेन 4m का तो 0 पर है, प्लस m एट a डिवाइडेड बाय 5m। m से m कैंसिल, इट इज a बाय 5। अब आप देख लो, उस पे a बाय 5 आंसर आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। इस पॉइंट पे ऑब्वियसली जब 4m मतलब 4m ज्यादा वाला मास है ना, तो कहीं बैलेंसिंग पॉइंट नियर टू दिस पॉइंट आएगा ना, a बाय 5 इससे ऊपर। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे कि अगर ऊपर रोप है और अगर हम उस पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो रोप कैसे बैलेंस होगी? मतलब आपने बोला था जैसे कि एम वाला मास किसी रोप से कनेक्ट है, तो रोप पर भी सेंटर ऑफ मास आ सकता है। नहीं नहीं, बस उसको वहां होल्ड कर दिया ना, कैसे भी इमेजिन कर लो, होल्ड कर दिया, क्योंकि देखो वो तो क्वेश्चन में हिस्ट्री गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में तो आपको बोला ही नहीं कि आप इस चीज को लेके कंसर्न हो कि वो मास एम ऊपर रखा हुआ कैसे है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपके पास ऐसा सिस्टम है, अब आप बस बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ऐसा हो सकता है, अरे वो मैग्नेट्स देखी थी, मैग्नेट आती थी, एक छोटी सी बॉल आती थी, स्टिक जैसी मैग्नेट होती थी, समझ लो वैसे पिरामिड बना दिया उससे। मुझे तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है बस, ठीक है? कूल। यस। ओके, चलो अब हमने एक और बात करते हैं, पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट? देखो आपके पास दो सिस्टम है, एक सेकेंड। एक है ये 2 kg का ब्लॉक या बॉल समझ लो, एक है ये 6 kg का बॉल। इनके बीच क्या डिस्टेंस है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है आपसे कि इफ वी मूव 6 kg ब्लॉक या 6 kg बॉल 2 मीटर इन राइट, ठीक है, देन what changes we should make with 2 kg वाला बॉल। 2 kg वाले बॉल के साथ क्या चेंजेस करे जाए, मतलब उसको कहाँ मूव कराया जाए ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो वही रहे जहां पहले था। समझ रहे हो? इस सिस्टम का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा ना। अब आप एक बात सोचो खुद से कि सपोज इसका सेंटर ऑफ मास 6 kg के नियरर होगा, लेट्स से यहां पर है, ठीक है? मैंने क्या करा, इस वाले ब्लॉक को 2 मीटर आगे मूव करा दिया राइट में। अब जब 6 kg वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास में तो आगे जाएगा, पर मैं चाहती हूँ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, वो जहां है वहीं रहे। तो बताओ कि 2 kg वाले ब्लॉक को क्या करें, आगे घुमाए, पीछे फेंकें, क्या करें, और कितना फेंके, कितना चेंज करें? क्वेश्चन क्लियर होता है? ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अभी टाइम हो रहा है बच्चे 20:50। आप लोग 20:52 तक या 53 तक कर लो, ठीक है? 2 तो ज्यादा ही कम हो गया, सॉल्व करो, और 52 पे आप आंसर कर सकते हो।
ओके अरमान, ये V 2.0 का मतलब अरमान वर्जन 2.0, हाँ क्या मैम? ये अरमान V 2.0 का मतलब क्या है? अरमान वर्जन 2.0 या कुछ और? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग। यस मैम, यही मतलब है। क्या? Cool. तब मैम किसी का आंसर आया? हाँ बोलो तनिष्का, क्या आ रहा है? मैम आप ही करा दो। अच्छा मैं करा दूं, ठीक है। 2 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन, ओके सृष्टि। मैम शायद 2 मीटर इन राइट आना चाहिए ना। ओके नहीं, मैं कुछ नहीं, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ठीक है ठीक है। दिशा ऑल्सो सेड 2 मीटर इन राइट। ना एक क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा, आंसर दे दिया, आंसर दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो मैं लगाऊंगी, है ना। हम क्वेश्चन मार्क भी क्रॉस लगाओगे। समझदार हो। मैं अरमान 2.0 भैया के साथ। ओके सो इट्स लक्ष्य वर्जन 2.0, राइट? सही है, ठीक है। तो टाइम हो गया है। अब मुझे ये बताओ, क्या? करेक्ट आंसर क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं। अरमान एक बार आप एक्सप्लेन करो आपका 6 मीटर लेफ्ट कैसा है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आपने दिया था, आंसर आपने दिया था। मैम मैंने सेंटर ऑफ मास के जहाँ पे पॉइंट होगा उसको ही ओरिजिन मान लिया। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी 6 kg को अगर हम 2 मीटर राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्वेश्चन में देखा है सेंटर ऑफ मास की ओरिजिनल पोजीशन वही रहनी चाहिए, यानी 0 पे। हाँ तो मैम वो M1 R1 प्लस M2 R2 को 0 के इक्वल कर दिया, वहां से R 2 kg की पोजीशन आ गई। ओके। देखो पता है आपने करा तो सही, बस थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन में एक बार सही कर देती हूँ। वेरी गुड, आपका आंसर सही था और इसलिए लक्ष्य भैया का आंसर भी सही हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब पहले ना एक काम करो, थोड़ा ऐसे आंख बंद करके जरा इमेजिन करो। आपने करा क्या है, 6 kg वाले ब्लॉक को आगे कर दिया। अगर 6 kg वाला ब्लॉक आगे हो गया और 2 kg वाला ब्लॉक वही है, तो सिचुएशन क्या बोल रही है कि सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट होगा। ये सुनो, यस ठीक है। मुझे सेंटर ऑफ मास वापस उसी पोजीशन पे चाहिए, तो 2 kg को लेफ्ट में मूव कराना पड़ेगा ना, क्योंकि वही मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर मैं और उसे राइट में ले आऊंगी तो सेंटर ऑफ मास और 6 kg मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे तो वो शिफ्टिंग जो 6 kg के मूव करने की वजह से हुई है उसको रिस्टोर करना है। फॉर दैट आई नीड टू मूव 2 kg अवे। एक तो है कि आप इसको इमेजिनेशन से समझ जाओ, ठीक है। ओके। दूसरा तरीका, अगर आपको ये इमेजिनेशन फील नहीं हुई, विच इज वेरी सैड, बट अगर नहीं हुई तो अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देती हूँ जिसमें आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पॉजिटिव मतलब इसमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि क्या जाना है। आपको वो अपने आप क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि लेफ्ट या राइट में करना है, ठीक है। ऑल्दो आई वांट कि आप एक इमेजिन वाला कॉन्सेप्ट जरा समझो, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में आगे इसकी। बट स्टिल एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको कल बताया था। आपको पता है ना एक्स सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालते हो, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंस यहाँ पे दो ही मासेस है तो इट्स बेटर मैं दो ही ले लूं, ठीक है। बाकी वो एक्सप्रेशन आगे क्यों ही एक्सटेंड करने। अब एक बात बताओ, अगर मैं पोजीशन में चेंज निकालना चाहूँ तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं? पोजीशन में चेंज की बात हो रही है, बोलो इज इट फाइन? हाँ यस ओके।
आपको इस क्वेश्चन में बोला कि हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं चाहिए। आप फर्स्ट मास 2 kg का मान लो, आपको नहीं पता कि x1 क्या होगा, 6 kg आपको सेकंड मास दिया हुआ है। अब डेल्टा x2 की बात आ रही है, जब चेंजेस की बात आ रही है तो डायरेक्शन थोड़ा सा मैटर करेगी। सोचो ये आपने ओरिजिन माना, इस ओरिजिन से अगर आप पॉजिटिव x में जा रहे हो यानी कि राइट में जा रहे हो तो आप उस चेंज को पॉजिटिव ले लो, अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो इस चेंज को आप नेगेटिव ले लो। एज सिंपल एज दैट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सही है, हम मोस्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही यूज करेंगे। अपने को झंझट चाहिए ही नहीं कि इसका कुछ और माना था, उसमें कुछ और माना था। सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जैसे चलता है ना, कि राइट में पॉजिटिव एक्स, मतलब राइट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में कुछ चेंज हो रहा है तो नेगेटिव, ऊपर कुछ चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव, नीचे कुछ चेंज हो रहा है तो नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मैं तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन के हिसाब से लेना पसंद करती हूँ। तो फिलहाल मुझे पता है कि 6 मीटर, हमने 2 मीटर राइट में मूव कराया है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 + 2 8, कुल मिला के ये चला जाएगा इधर, और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा कि 2 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस का, है ना। डेल्टा x1 आ गया आपके पास माइनस का 6। अब इससे क्या पता चला, माइनस से पता चल गया कि हमें लेफ्ट में मूव करना। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब पता है ये वाली को मैं थोड़ा सा छोटा और कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ बोलो बेटा। मैम यहाँ पे 0 क्यों आया? क्योंकि बोला ना कि ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की, तो ये तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। ओके मैम। देखो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 2 kg वाला मास 6 मीटर लेफ्ट में मूव होगा। अब जिन भी क्वेश्चंस में याद रखना, एक स्पेशल कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, और उसका जब भी स्पेशल कंडीशन होती है तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होता है। इस वाले का कंस्ट्रेंट ये है कि इफ देयर इज नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तब आप ये वाला यूज कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में था, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, तब आप ना सिंपल ये यूज कर सकते हो कि m1 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 डेल्टा x2। ठीक है, ओके, नहीं हाँ या ना बोल दो। यस। यस मैम। Okay. ठीक है, विद साइन आपको पुट करना है। अब चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन 3। अगेन वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास ये 2 kg वाला ब्लॉक है। ठीक है, कुछ दूरी पर, हमें नहीं पता कितना, ये 6 kg वाला ब्लॉक रखा है। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा कि जो 6 kg वाला ब्लॉक है ना, उसको 2 मीटर राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैं चाहती हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 3 मीटर राइट में शिफ्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए बाय व्हाट डिस्टेंस वी शुड मूव 2 kg वाला ब्लॉक। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं लिखी है, बट इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में लग जाएगा। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल सी कहानी है कि 6 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर राइट में शिफ्ट करा है। अब हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर राइट में शिफ्ट हो जाए, तो 2 kg वाले ब्लॉक को क्या करें, मतलब उसको कहाँ शिफ्ट करें, कितना शिफ्ट करें। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है आपके पास 21:01। आप लोग 21:04 तक आंसर कर दो। मैम मैं बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, 21:03 पे बताना।
बताओ तनिष्का क्या आंसर आ रहा है? 6. लाइट, सॉरी, राइट, लेफ्ट, लाइट, मैम राइट. राइट. वो आंसर सही है ना, आपने राइट बोला अभी. हाँ, नहीं वो पहले तो वैसे नहीं पता. लाइट, राइट और लेफ्ट दोनों का क्या होता है वो आजकल चलता नहीं है, कपल नेम, वो निकला राइट लेफ्ट का, लाइट. एक्चुअली तुम लोगों ने वर्जन्स की भी बात कर ली ना, ऐसे लाइट वर्जन, प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो. समझ रहे हो कितनी चीजें चल रही हैं दिमाग में. ओके, 6 मीटर, राइट. चलो ठीक है, सबके आंसर्स आ गए. अब फटाफट से मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ. देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा है इसलिए मैं सिंपल वाला जो इसका स्पेशल केस था उसको यूज नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं, हम पूरा केस लिख लेते हैं. बार बार फॉर्मूला लिखना मैंने आपको बोला ही है. अब इन्होंने चेंज कितना बताया सेंटर ऑफ मास में? प्लस का 3, क्योंकि राइट में जा रहा है. m1 आप 2 मान लो, हमें नहीं पता वो कितना चेंज हुआ. m2 6 है और उसमें चेंज प्लस का 2 है. 6 और 2 आप ऐड करोगे तो 8 बनता है. जा रहा है तो माइनस का 3 होगा ना. बेटा राइट में शिफ्ट हुआ है तो राइट में तो पॉजिटिव एक्स में शिफ्ट हुआ ना. 8 और 3 24, 24 इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो इट वुड बी दिस इज 12, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू डेल्टा x1. तो आपके पास डेल्टा x1 पॉजिटिव का 6 आया, यानी कि आपने राइट में शिफ्ट करना है. ठीक है, ओके, ठीक है. अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की. ठीक है, और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है. ये कहता है कि अभी तक आपने जो बातें करी ना, वो बातें आपने करी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए. डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि भाई एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, और हम m1 m2 वाले कॉन्सेप्ट्स यूज कर पा रहे थे. बट व्हाट इफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए? व्हाट इफ मैं आपको बोल दूं कि आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए किसी एक ऐसी बॉडी का जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तब कैसे करेंगे? हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाँ, इंटीग्रेशन इज द वे, बट एग्जैक्ट वही नहीं है. इसको थोड़ा सा पहले एक पॉइंट भी हमें समझना पड़ेगा कि हम पहले तो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे, वो जो डिस्क्रीट वाला है, तो वो क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो, एक सिंपल सी बात करते हैं. सबसे पहला केस ही ले लेते हैं, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे. सबसे पहला केस हम जो ले रहे हैं दैट इज रॉड. ठीक है, रॉड की बात करते हैं. अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने ये एक रॉड है, 1 डायमेंशनल कंसिडर करेंगे, ठीक है, अभी 1 डायमेंशनल बातें करेंगे. L लेंथ का रॉड है ये, इसका मास m है. ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास का है, बताओ कहाँ है? L/2 पे. बिल्कुल L/2 पर है. ये मैंने कह दिया, आपने कह दिया, मैंने मान लिया. बट अगर कोई बोले कि हमें तो भाई प्रूफ दो, हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि L/2 पर ही होगा, तब कैसे करना है? क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा L/2 पर, इसलिए. मैंने देखो बोला था, बैलेंसिंग वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला होता है. सेंटर ऑफ मास इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, आपको बोला भी था क्वेश्चन वो लेकर आना. करी थी एनालिसिस? नहीं? अच्छा, करी थी. ठीक है, तो आपको पता चला होगा वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट हम बोलते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक उंगली पर बैलेंस कर दिया. यस, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होता है. अब यहाँ पर आपके पास L/2 है, विच इज ट्रू, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करना है. अब मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई m1 m2 वाली कहानी लगा के देखती, तो मेरे को लगा कि भाई m तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह m है. अब कैसे करें? तो ऐसे केसेस में ना आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक ओरिजिन मानो. ठीक है, मैंने रॉड के एक एंड को ओरिजिन मान लिया कि दिस इज 0,0, तो ऑब्वियसली वाला पॉइंट हो गया L,0. ठीक है,
अब आप इस एक्सिस से किसी भी पॉइंट एक्स पर जाओ, कोई भी रैंडम पॉइंट, और एक dx लेंथ का एलिमेंट कट कर लो, ठीक है? इतने एलिमेंट का मास d है, कोई दिक्कत? नो नो, इसको मैं अच्छा एक बार बताओ, थ्योरी में लिखूं कि समझ जाते हो, कि लिख के देखूं कि कंसिडर a dm mass of dx width, समझ जाएंगे। समझ जाओगे ना? कूल 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 कूल। तो ये इतना पॉइंट है। अब ठीक है, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आप इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब करो, तो आप अपनी फॉर्मूला देखोगे कि भाई एम एक्स एस। हाँ बोलो बेटा प्रियंका, बोलो प्रियंका। क्या? अच्छा एक बार स्लाइड, ओके, ये वाला पॉइंट राइट, ये वाला पॉइंट देखना है। ओके ओके ओके, कूल। हाँ तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, आपने बोला कि मैम ऐसा है, dx पॉइंट तो हम कहीं भी काट सकते हैं। आप x1 पे काट लो, x2 पे काट लो, यहाँ से मूव करना शुरू करो, इतने को x1 बोल दो, फिर इतने को x2 बोल दो, इतने को x3 बोल दो, तो कुल मिला के आप dm मासेस ऐसे कट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? कर सकते हैं ना एंड तक? यस और सारे डीएम्स को आप इंटीग्रेट करा तो आपके पास ही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x डॉट dm इंटीग्रेटेड बाय dm? मम्मी इंटीग्रेशन समझ नहीं आया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर, एक बार बताओ, सारे डीएम्स को आप ऐड कर दोगे, डीएम प्लस डीएम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ही तो है। जब आप छोटे से पार्ट को ओवर द इंटायर रॉड इंटीग्रेट कर दो, चाहो तो आप इसे इस तरह से लिख दो, और चाहो तो आप इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हो, टोटल मास। मम्मी इंटीग्रेशन नहीं आता। हाँ इंटीग्रेशन नहीं आता, इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं हुआ क्या आपका? मैम उसमें डिफरेंशिएशन तो समझ आ गया, बट अब तक इंटीग्रेशन नहीं आया। देखो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, और दिस इज मतलब लिटिल प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप लोगों का काइनेमेटिक्स हो गया है। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने आई थिंक इंटीग्रेशन डील करा ही होगा। देखो सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दो जो चीजें है ना, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब एक ऐसी मशीन जिसकी कुछ अपने रूल्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर, अब ये जो मशीन है इसका एक रूल है कि आप इसमें जो भी नंबर दोगे, ये उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के आपको आंसर दे देगा, है ना? देखो मैंने बोला कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, आपने 2 इनपुट दिया, आपको आउटपुट 4 मिलेगा, आपने 3 इनपुट दिया, आपको आउटपुट 9 मिलेगा। समझ में आता है? तो ऑपरेटर Yes. स्क्वायर है। इसी तरह से एक होता है डिफरेंशिएशन, जिसकी कुछ रूल्स होते हैं, जो आपको एक फोटो में या आपको एक रूल बुक में आपने मतलब देखे होंगे, फोटो दिखाई होगी, 10-15 फॉर्मूलाज होते हैं बेसिक बेसिक जो Yes. हमारे काम के हैं, है ना? वैसे आता है। एक सेकंड रुको, देखो जैसे डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, एक्स एन का डिफरेंशिएशन nx अपॉन nx रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो अगर Yes. मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो डी बाई डी एक्स वाला ऑपरेटर है, ये मुझे अपने आप 2x दे देगा, है ना? Yes. अगर मैं 1 बाय एक्स करूं, यानी कि x की पावर -1, तो क्या करेगा? -1 into x की पावर -2। आर यू श्योर? हम उसको लगाइए। बताओ 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैम x की पावर -2। क्या क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? अब एक एक करके बोलो, बोलो, कोई एक एक करके कोई भी नहीं बोलेगा। हम ln x होता है, अगर हम उस बिल्कुल। फॉर्मूले से करेंगे nx माइनस 1। लॉग एक्स आएगा, राइट? नहीं यार, क्या बोल रहे हो? डिफरेंशिएशन बताना है ना 1/x। हाँ 1 बाय एक्स का बताओ।
माइनस एक्स की पावर माइनस। ठीक है, x की पावर माइनस बिल्कुल बिल्कुल 1/x का 1/x² हो जाएगा ऐसे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही बोला था आपने, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप यूज करते हो जब भी आप पोटेंशियल का डेरिवेटिव निकालते हो, याद है F/R। उसमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस होती हैं जहाँ पे आपको 1/R को डील करना होता है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास 1/R आता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक है जिनको आप याद कर लेना। अब इंटीग्रेशन है, इसका अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है और उसकी कहानी चलती है xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 से। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कराया x को, तो ये क्या करेगा, मुझे x²/2 दे देगा, राइट? अगर मैं यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन कराऊं तो क्या करेगा? 1/√x। नहीं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो -1 + 1 0 हो जा रहा है, ये यहाँ पे log x दे देगा। ये बस फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं और कोई इशू नहीं है इसमें, हो जाएगा। बस इसका अगर मैं और फील देना चाहूँ तो उसकी फील ये है कि कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कि पूरे जगह क्या चल रहा है, तो छोटे सी पार्ट को फिर हम स्टडी करते हैं। उस छोटे से पार्ट में जो चल रहा होता है उसी को हम पूरी रेंज में इंटीग्रेट करा देते हैं कि बाकी सब जगह भी ये चल रहा होगा। ठीक है, देखो मैंने तो कभी लाइफ में चावल बनाया नहीं है, बट अगर मेरे टीचर ने मुझे एग्जांपल दिया था कि इंटीग्रेशन इज लाइक दिस, कि आप पूरे, जैसे आप चावल कभी बनाते होगे तो आपको ये देखना हो कि चावल गला है कि नहीं गला, तो क्या आप सारे चावल बाहर निकाल के देखते हो? नहीं ना, आप उसमें से सिर्फ एक चावल निकालते हो, उसको देखते हो कि वो गला है कि नहीं गला, या वो पका है कि नहीं पका, और उससे आपको आइडिया लग जाता है सबके बारे में। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है। अब जैसे कि मुझे रॉड के बारे में नहीं पता, डीएम मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने एक जर्नल पॉइंट ले लिया, उसको स्टडी करके बाकी सबको इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आया? जब आप छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी के बारे में जान रहे हो। ओके। ओके, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इसका। ठीक है, अपने को फिजिक्स में इतना ही चाहिए, बेसिक बेसिक 4-5 फॉर्मूलाज हैं इनके दोनों केसेस के, वो आप याद कर लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लेकिन एक दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर मास है, हमको ये इंटीग्रेशन तो नहीं आता कि हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच इंटीग्रेट करा दें। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा टर्म चाहिए जो इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर पाए। तो पता है उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? देखो एक बड़ा प्यारा सा जुगाड़ हमने निकाला है, और उसको जुगाड़ को बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। इज दैट फाइन? यानी कि आपके पास जो भी टोटल मास है रॉड का, उसकी जो भी लेंथ है, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। लैम्डा यूजुअली कांस्टेंट होता है, पर अगर आपको वेरिएबल दे दिया तो कहानी अलग हो सकती है, चिंता मत करना, उसकी मैं भी डिस्कशन करूंगी। फिलहाल हम कांस्टेंट लैम्डा को डिस्कस करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि यूनिट लेंथ में कितना मास है। अगर एक यूनिट लेंथ में, देखो 1 मीटर में लेट्स से लैम्डा मास है, तो फिर ये बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता है अगर आपके पास कांस्टेंट लैम्डा है कि 2 मीटर पे 2 लैम्डा मास होगा। बताना 4 मीटर पे कितना होगा? 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। Exactly. ठीक है, तो आप इससे कितनी भी लेंथ पर निकाल सकते हो, ये कॉन्सेप्ट होता है लीनियर मास डेंसिटी का। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा माना, लेकिन मेरे को तो लैम्डा सिर्फ छोटे से पार्ट के लिए चाहिए, भाई मुझे तो लैम्डा चाहिए डीएम मास के लिए जो कि x डिस्टेंस दूर है। ये सुन लो, यस। x डिस्टेंस दूर है और उसकी लेंथ dx है, तो dm/dx लैम्डा हो गया। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। वेरी गुड। अब बेटा यहाँ से देखो, आपको रिलेशन मिल गया dm और dx में, यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल बन रहा था वो m और x का बन रहा था, जो मेरे लिए यूजफुल नहीं था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़े तो वो बड़ा इजी पड़ जाएगा। यस। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि dm इज इक्वल्स टू लैम्डा dx, बस बेटा।
अब हमें ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वहां पुट करनी है और हमारा काम हो जाएगा। इस वाली एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डीएम की जगह आप पुट कर देंगे लैम्डा डीएक्स, और नीचे आपके पास डीएम है, उसको आप कैपिटल एम ही लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लैम्डा बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर आपके पास एक्स डी एक्स बच गया, बाहर एम है। बेटा ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, लेंथ तो 0 से एल है ना, तो 0 से एल इंटीग्रेट कर दिया, सारे डीएम आ गए। सही बात है, ओके वेरी गुड, कूल। तो बस आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, लैम्डा को बेटा एम बाय एल लिख दूं, बोलो। यस हाँ देखो, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 0 से एल, और आप इसको सॉल्व करेंगे, एम से एम कैंसिल, 1 बाय एल, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। देखो आ गया ना एल बाई 2, कि एल बाई 2 पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, हेंस वी प्रूव्ड इट। समझ में आया? यस देखो हमारी ना ओवरऑल मेजॉरिटी तो ये रहेगी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि हम हमेशा क्या करें, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखें कि एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, एक डिस्क का कहाँ पड़ेगा, एक लैमिना का कहाँ पड़ेगा, सेमी सर्कल का कहाँ पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस बात में टाइम वेस्ट करो कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास का है, अनटिल अनलेस कोई व्यूअर्ड ही आपके पास सिस्टम आ गया है, तब आपको एक तरीका आना चाहिए उसको निकालने का, ठीक है। तो अब ना आप एक साइड में कॉपी, एक मिनट दिशा, साइड में एक इम्पोर्ट कॉपी वगैरह रख लो जिसमें आप ना ये सारी चीजें नोट कर लो कि रॉड का यहाँ पर है, डिस्क का ये है, उसका ये है, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाए वो आपको याद होने चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, हाँ दिशा अभी बोलो बेटा। मैम ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दो। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। डन, ओके। अच्छा तो ठीक है, इस बात से मुझे ये समझ में आता है फिर जो इसका रिजल्ट है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म सिस्टम आ जाए, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो सबसे पहले आप एक जर्नल मास कहीं भी समझ लो कि भाई डीएम मास ये रहा, डीएक्स डिस्टेंस पे, मतलब एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स विड्थ का, ठीक है। उसके बाद आप उसके सेंटर ऑफ मासेस निकाल सकते हो, जैसे कि एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एक्स डीएम डिवाइडेड बाई डीएम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वाई कोऑर्डिनेट निकालो, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई डीएम बाई डीएम, राइट। Similarly, you can find it out for z coordinate, z dm over dm. Is that okay? मैम ये आप जी को काट क्यों देते हो बीच में से? Oh, that's how I draw this. आप लोग ऐसे नॉर्मली समझा करो इसे, मेरी आदत है ऐसे बनाने की, ठीक। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आई गेस क्वेश्चन नंबर 4th या 5th होगा ये, ठीक है। नंबर आप खुद से चेक कर लेना जो भी है। अगेन मैंने आपको एक रॉड दी, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं इसको, एक सेकेंड बस। अगेन बेटा क्वेश्चन वही है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस बार मैंने आपको जो रॉड दी है ऐसे दिया है, एक यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास m, लेंथ l, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक और रॉड दी, लेकिन वो रॉड कुछ ऐसे दी, इस तरह से, और इसका भी मास m, लेंथ है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है। ओके, अभी टाइम हो रहा है आपका 21:22, आप मुझे सॉल्व करके 21:24 तक बता दो।
आंसर आ गया क्या सृष्टि? वो मैं अच्छा, कर रही हूँ। ओके ओके। ओके लक्ष्य, अच्छा देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या मैथमेटिकल टूल का कोई भी पार्ट वीक है, तो ये मेरा सजेशन है 11th वालों को स्पेशली, और 11th वालों में भी बायो वालों को, क्योंकि आप लोग पीसीबी का बैच हो, कि प्लीज 11th की टैग पर बेसिक मैथमेटिक्स के 6 से 7 लेक्चर हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ठीक है, और लॉग थोड़ा बहुत। ये मैंने डिटेल में मतलब वहां पे एक्सप्लेन किया जितना अपने को जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली वो बैच के टाइम पे मेरे पास पीसीएम का बैच था, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने उन्हें एक्सप्लोर करने बाद में छोड़ दी थी, बट अभी पीसीबी का बैच है, तो प्लीज वो 6 लेक्चर जरूर देख लो, ठीक है। और वो हाँ बिल्कुल प्रायोरिटी पे देखना, क्योंकि मैथ्स, हाँ मैथ्स आपको एक्सप्लोर करने का आगे मौका कहीं मिलना नहीं है, फिजिक्स में आपको एक्सप्लोर करनी है, तो टूल्स आपके पास होने चाहिए ना फिजिक्स में यूज करने के लिए, प्लीज उसे देखते हैं। हम 12th के अंदर आता है वैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स के अंदर, तो हमें 11th में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लगता है ना, यहाँ पे तो काइनेमेटिक्स से इंटीग्रेशन से स्टार्ट होगी, एक्सेलरेशन पर से वेलोसिटी जाना इज इंटीग्रेशन ना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना इज इंटीग्रेशन, तो तो मुझे मैम तो वो ये फर्स्ट सब पे ही चीजें फिर चाहिए। 12th में दे देते हैं, 12th में पढ़ लेते हैं हम ये सब चैप्टर्स। नहीं, एक्चुअली फिजिक्स का अपना एक नेचर है ना, देखो आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई सब्जेक्ट कम है या ज्यादा है, या इसलिए नहीं कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो भाई बहुत फ्लेक्स मारूं मैं इसका, बट फिजिक्स इज अ ब्रॉडर डोमेन, ठीक है। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल विच वी यूज, मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ही वो है जो हम यूज करते हैं, राइट। ऐसे समझो कि फिजिक्स इज द कार और वो टूल किट है मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट है, बट कार इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फिजिक्स का एक फ्लो है, एक डिजाइन है जिसमें कॉन्सेप्ट चलते हैं, बिल्ड होते हैं। मैकेनिक्स इज अ वेरी बेसिक पार्ट, इसीलिए वो 11th का मेजर पोर्शन है, ठीक है। ओके ओके चलो भाई, बहुत सही आंसर आया अरमान, लक्ष्य वेरी गुड। बस क्वेश्चन मार्क मत लगाया करो, तुम लोग कॉन्फिडेंटली बताया करो। पहले ये पिंक वाली रॉड देखो, उसका सेंटर ऑफ मास m यहाँ लाई करेगा, L/2 आ गए, राइट। उससे L/2 नीचे येलो वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये और ऐसे। अब ऑब्वियसली इनके सेंटर पे कौन लाई करेगा, अभी तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे L/4 लाई कर, मतलब सेंटर ऑफ मास इन दोनों का लाई कर जाएगा। तो किसी पॉइंट से भी देख लो, L/4 ऊपर देख लो, या यहाँ से L/4 नीचे देख लो, आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? नो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन से चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं। हाँ जी बेटा। हम एक बार फिर से बता दो, नेटवर्क चला गया था। ओके, जो पिंक वाली रॉड है उसकी सेंटर पर उसका मास लाई करेगा। अभी मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो L/2 पर लाई करता है ना। तो देखो M के बिल्कुल सेंटर पर लाई करेगा वो पहला वाला ग्रीन डॉट, ये रहा। फिर येलो वाली रॉड के सेंटर पे लाई करेगा कौन सा, उसका सेंटर ऑफ मास। अब आपके पास दो मासेस आ गए, आप उसका निकाल लो इजीली, आपको आता है निकालना, फिर सेंटर ऑफ मास L/4 पे लाई कर जाएगा। ओके, अब एक फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको मतलब पूछ रही हूँ, आप बताना। जब से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, क्वेश्चन तो बेसिक यही है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, लेकिन इस बार ना आपके साथ एक थोड़ा सा चेंज करा है मैंने। आपको मैंने एक रॉड दी है, थोड़ा सा है ये वन डायमेंशनली, थोड़ा मतलब मोटा बना दिया है, ठीक है, वन डायमेंशनल है, L लेंथ की है, ठीक है, M मास की है। एक चीज मैंने इसमें आपको डिफाइन करके दी है खुद से कि लैम्डा 2x है, ठीक है, लैम्डा इज 2x। यानी कि बच्चे इस बार जो आपकी
लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है, वेरिएबल है, एक्स के साथ चेंज कर रही है। समझ में आया? यस यस। अब बताओ क्या सेंटर ऑफ मास होगा, वेरिएबल, लीनियर, मास डेंसिटी। ठीक है, बताइए क्या सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। टाइम हो रहा है 21:29। आप लोग 21:33 तक कर दो, 4 मिनट्स। ओके, मैं बताऊं अभी, बोलो। ओके, देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट का आपको अब डील करना आता है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास एक्स में निकालना है तो इट इज गोइंग टू बी एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, एज सिंपल एज दैट, राइट? बड़ा इजी सा है, ऐसे करना है। आपको पता है कि अगर आपको लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना है तो वो अभी भी क्या रहेगा, ऐसे m/l dm/dx ऐसे करके। तो यहाँ से आपको dm अभी भी क्या मिल जाएगा, लैम्डा dx। बस इस बार आपको क्या एक पॉइंट अलग दे दिया, और वो अलग आपको ये दे दिया कि भाई लैम्डा इस बार 2x के बराबर है। अब आप देखो, यहाँ से x की वैल्यू 1 रखोगे तो वहां पे मास 2 kg हो जाएगा, ठीक है, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे करो कि आपने कोई भी एक x डिस्टेंस दूर एक dx स्ट्रिप कट कर दी, ठीक है, उसका मास dm ले लिया, और हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? नहीं, फाइन, वो मैम। ओके कूल। अब आप देखो, ये जो आपका फॉर्मूला है x सेंटर ऑफ मास वाला, यहाँ पर हम dm की जगह लैम्डा dx रख दें ताकि एक जैसा वेरिएबल आ जाए अपने पास, रख दूं?
अरे हाँ या ना? यस देखो देखो, रिस्पॉन्ड करते रहोगे ना तो थोड़ा सा लगता रहेगा कि तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डीएम की जगह आप लैम्डा डीएक्स रख सकते हो। ओके, आप रख दो, सॉल्व करते हैं इसको। इस बार लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना 2x के साथ है, तो आप एक्सप्रेशन में 2x रख दो। 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑब्वियसली रॉड का लेंथ 0 से l है तो वो रखना पड़ेगा। नीचे भी आप 2 रख देंगे, एक्स डी एक्स, और इसको भी 0 से l आपको लेना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल। अब आप इसे सॉल्व कर दो। किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि dx से dx कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो भाई ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है वो। ठीक है, आपको उसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 से l। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे 0 से l। फाइन, Yes, ma'am. ठीक है, कूल। दिस इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास। तो आप इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा l क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या 2l बाई 3 आ गया, और ये आया है फ्रॉम ओरिजिन। राइट, वेरी गुड। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कर ले। Yes, ma'am. वेरी नाइस। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, और क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन किसका? ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर आपको दे दिया, इसमें लैम्डा दे दिया उसका लीनियर मास डेंसिटी विच इज कांस्टेंट, एम दे दिया मास, आर दे दिया उसका रेडियस। ठीक है, देखो एक बार मैं फोटो बना देती हूँ उसकी, थोड़ा सा। ओके, आई ट्राई टू मेक इट सेमी सर्कुलर। बस एक सेकंड और रुक जाओ, नहीं बना तो अगला जो भी बनेगा वही फाइनल है। नाइस, ये आपको, ठीक है, रेडियस आर दी हुई है, इसका मास एम, लैम्डा इसका लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है। अब आप फटाफट से सॉल्व कर दीजिए कि क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 21:36, आप लोग 21:40 तक सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन तो क्लियर है ना सबको? हम्म, यस Yes, ma'am. ओके, ओके, थैंक यू।
ओके, मैं कराऊं अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरमानी, क्वेश्चन आपने कर रखा है क्या पहले? ओके, वैसे ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको करा रखा था वर्क पर एनर्जी में। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको आई गेस हिट भी हुआ होगा, अगर नहीं देखा है कोई नहीं। देखो सेमी सर्कुलर वायर है। एक बात बताओ, एक्स की अबाउट तो सिमेट्रिकल है ना, एक्स एक्सिस की अबाउट तो सिमेट्रिकल स्टोरी है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास मुझे कोई निकालने बोले तो मेरा दिमाग तो सही बोलेगा कि भाई बाइक पे कहीं लाई करेगा, है ना? हाँ जी, हाँ। Yes, ma'am. तो मैंने थीटा एंगल ऊपर एक डी थीटा, तो वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया ये और छोटा होगा, ऐसा वाला आर्क ले लिया, ये भी आर्क, ये भी आर्क, और ये वाला पोर्शन को अब मैं स्टडी करने वाली हूँ। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस से। सही बात है। अब आप ऐसा मान लो, ऐसा मान लो आपको दे रखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू एम बाय एल। एल कितना हो गया भाई? आधा सर्कल है ना, तो पाई आर हो गया। सही बात। Yes. अब हमें निकालना है लैम्डा छोटे से मास और उसका रेडियस कितना है, सॉरी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, यानी कि डीएम हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। अब मुझे पता है ये वाई एक्सिस पे लाई करने वाला है, तो मैं सिंपल ये करूंगी, है ना Yes. भाई? अब वाई कैसे निकालें? तो एक बार जरा ये देखो, ये जो आपको आर रेडियस दिख रही है और ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये पिंक वाली लाइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा पोर्शन? आर साइन थीटा ना। क्या ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा इस वाली आर्क के लिए? Yes. है ना? बिल्कुल। तो आपके पास y का वैल्यू है आर साइन थीटा, वहां पे ये पुट कर दीजिए। लैम्डा आपने क्या निकाला, सॉरी डीएम कितना निकाला? लैम्डा आर डी थीटा। और बेटे डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम ही हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आपके पास सॉल्व करके आएगा, आई गेस लैम्डा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर आपके पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा और बाहर एम आ गया। अब मेरा डाउट ये है कि हमें मैं थीटा क्या ऐसा क्या लूं कि सारा कुछ कवर हो जाए। तो एक बात बताओ, थीटा ये ब्लू वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन के बीच का एंगल है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री है। यानी कि अगर मैं 0 से पाई पूरा ले लूं तो पूरा वायर कवर हो जाएगा ना बेटा? ये सुनो। Yes. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. वेरी नाइस। तो बस आप इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेके पाई तक का। अब मुझे बताएगी तनिष्का, ठीक है? तनिष्का बताएगी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। बताओ बेटा। Minus cos theta. वेरी नाइस। और आप कह रहे थे आपको आता नहीं, इतना ही बहुत है। लैम्डा को आप रख सकते हो m बाय एल आर स्क्वायर। बेटा एल क्या है एक्चुअली? पाई आर, है ना? और Right? आपने जब क्या? आपने जब वेरी गुड बोला तो मेरे को लगा गलत आंसर है। देखा, आई एम नॉट दैट प्रिडिक्टेबल। साइन थीटा को आप रख सकते हैं माइनस का कॉस थीटा 0 से लेके पाई। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अभी क्या ही बचा इस क्वेश्चन? एम से एम कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, आर Ma'am, बाय पाई। है। हाँ जी बेटा, क्या? माइनस कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस का कॉस पाई प्लस का कॉस 0। एक काम करो, इस माइनस को ना बाहर ले लो, इसको यहां से हटा के यहां रख लेते हैं, नहीं अंदर दिक्कत करेगा अभी। आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। अरे भाई ऐसे मतलब दिक्कत क्या करेगा, इजी पड़ेगा, बट फिर भी ठीक है, कोई नहीं। माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 2r बाय पाई। लेकिन अगेन हमारा है एक ऑब्जेक्टिव कि भाई हमें सॉल्व करना है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है,
मुझे एमसीक्यू में कोई नहीं पूछ रहा मैंने कितने स्टेप करे हैं और तब मैंने ये आंसर दिया है। अगर बी आंसर सही है, आपने बी पे टिक किया, दैट्स इट, इट विल रिवॉर्ड यू बाय 4 मार्क्स। तो मुझे सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मुझे कोई सेमी सर्कुलर वायर बोले या सेमी या रिंग बोले, ठीक है, ध्यान रखना, अगर रिंग भी बोले तो बस मुझे समझ में आना चाहिए कि 2r/π पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, दैट्स इट। अब पता है इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, जैसे कि मैंने वर्क पार एनर्जी में कराया था कि यहाँ पे ऐसी चेन दे दी थी कि हमने एक चेन रखी हुई है इस तरह से, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी किसी पॉइंट पर। मैम स्क्रीन स्मूथ चल रही है। ओके, ऐसे चेन रख दी थी सेमी सर्कुलर वे में, ठीक है, पूछा था कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी हम सेंटर ऑफ मास में निकाल देते हैं ना, जब बहुत डिफिकल्ट हमारे पास मासेस हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो मुझे बस उस पॉइंट पे 2r/π याद आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ना एक काम करो, एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, ठीक है, इस वाले चैप्टर की स्पेशली बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तो मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले लिखो यहाँ पे ए डाल के कि भाई कॉन्सेप्ट कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मासेस का कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मासेस लिखो, यहाँ पे बॉडी लिखो कि मतलब एक स्क्वायर लेमिना है कि प्लेट ट्राइंगुलर है कि सर्कल है, स्फेयर है, रिंग है, क्या है, ठीक है, और उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखो, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो इसको मतलब एक अच्छा खासा फर्स्ट पेज इसके लिए छोड़ो, उसमें जितने ऐड होते रहे ऐड करते रहना, फिर आगे आप पढ़ोगे तो एक बी पॉइंट और बनेगा जहां पे मैं बताऊंगी कि इनर्शिया कितना है, तो वो भी ऐसी बॉडी के अबाउट एक्सिस क्या है, ऐसी टेबल बनेगी। तो ये टेबल आपको अगर इस चैप्टर से आपके पास है, विश्वास मानना इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका रुकेगा। मैम Okay? स्क्रीन स्मूथ है। ओहो सारा मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास ऐसे फॉर्मूला नोटबुक्स हैं, ठीक है, हर चैप्टर का, स्पेसिफिकली मैं इस चैप्टर पे बोली क्योंकि बहुत सारा डेटा है इसमें याद करने को, अगर आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें यूं ही कर जाओगे, और ये आपके लिए ये चैप्टर तो हार्ड नहीं रहने वाला, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है, इतना कर लोगे, और करना ही नहीं है, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है। सेंड मी द पिक ऑफ दिस पेज, और ऐसा नहीं खाली वो टेबल बना के भेज दी, उसमें जितना डिस्कस किया है वो लिख के भेजना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम एक बार पीछे वाली साइड दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, एक सेकेंड, ये वाला 2r/π, ठीक है। हम ऐसे रिएक्शन भेजने के लिए मना क्यों करते हैं 12th वाले बैच में? तो क्या आपको नहीं पता वो लोग क्या करते हैं, वो रिएक्शंस की लड़ी लगा देते हैं, ठीक है, वो रुकते नहीं है, वो बस हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इसीलिए वो मेरा ना फेवरेट बैच है, मुझे ऐसे बच्चे पसंद है, बिकॉज मैं भी ऐसी ही हूँ, है ना, बैक बेंचर, इनडिसिप्लिन वाली, मुझे ऐसे बच्चे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी जो पढ़ते लिखते हैं वो पसंद नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए वही एटीट्यूड चाहिए, इट्स जस्ट दैट कि आई कनेक्ट विद देम मोर, ठीक है। बाकी पढ़ो लिखो, मेरा बस मोटिव यही, तुम लोग मजे में पढ़ो, तो तुम मजे में सीख जाओ, बस स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं किसी चीज का। गुड, यस चलो गुड नाइट, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय बाय, गुड अरमान।